जिसने ब्राह्मणों को चलते हुए अंगारों पे सेका, जिसने सभी इंसानों को अपनी राह दिखाया और महिलाओं को खास करके उनकी शिक्षा से परिचित किया। जिनको शिक्षा के बारे में थोड़ा भी मालूम नहीं था, उनको आज जो जो अधिकार मिला है उनकी वजह से। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उनके संघर्षों के बारे में, जिसका नाम है दलितों के मसीहा, और वह है ज्योतिराव फूले, महात्मा ज्योतिबा। ठीक है? चलिए पढ़ते हैं। इसके पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम सेकंड क्लास पढ़ेंगे। ठीक है? सेकंड क्लास में महात्मा ज्योतिबा फूले, ठीक है? जैसे कि आप सभी यहाँ पे दिख रहा होगा उनका फ़ोटो। तो जो ज्योतिबा फूले हैं, थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं उनका जन्म स्थान क्या-क्या है। ठीक है? ऐसे। तो जन्म तो पहले उनका हुआ था, जन्म पहले ही होता है, ठीक है? तो 20 फरवरी 1827 को हुआ था दोस्तों, वो भी कहाँ? पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है? पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। और यहाँ पे जाति देखें दोस्तों, तो कोहरे या कुणबी करके जाति था। ठीक है? और माता-पिता का क्या नाम था? श्री चिमनाबाई और श्री गोविंद फुले उनके पिता थे। धर्मपत्नी थी श्रीमती सावित्रीबाई। देहांत हो गया, मतलब मृत्यु उनके हो गया था 28 नवंबर 1890 को। तो दोस्तों, उस समय अगर अपने आप को रखते हैं, जब उन्होंने जो संघर्ष किया था, तो हमें भी वही महसूस होगा जो उन्होंने आज किया है। तो चलिए पढ़ते हैं। ठीक है? महात्मा ज्योतिबा फुले जब पाठशाला में पढ़ते थे, सुनिएगा दोस्तों ज़रा ध्यान से, जब तक जब एक दिन उन्होंने अपने स्वर्ण सहपाठी के साथ शिवाजी व जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी का अध्ययन किया। अपने साथी के साथ जब एक जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी को पढ़ा, तो उनकी जीवनी फूले पर ऐसा प्रभाव डाला कि उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत और ऊंच-नीच, अन्याय और अमानवीयता, धर्म में जो अंधविश्वास फैली थी दोस्तों, जैसी कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा कर ली। और फूले ने टुकड़ों में बाँटे जाने समाज को बताया कि अमर बेल में जड़ नहीं होती, ठीक है? जिस और इसे जिस भी वृक्ष पर डाल दिया जाए, उसे खोखला कर डाल दिया और वह वृक्ष नष्ट हो जाता है। लेकिन यह अमर बेल सदा हरी-भरी रहती है, ठीक है? फूले का कहना था कि सामाजिक विषमता भी अमर बेल की तरह है। समाज में समता लाने के लिए इस विषमता को खत्म करना ही होगा। अगर हम समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो पुराने जो विधि-विधान है, उसको हमें तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है? फूले ने अनुभव किया कि समाज में स्त्री व अछूत की स्थिति किसी पशु से कम नहीं थी। तो किसी स्त्री और पशु की तुलना में देखें, तो पशु की जितनी दशा नहीं होती थी, उससे कई गुना अधिक स्त्री की दशा होती थी, ठीक है? उन्होंने नारी मुक्ति का बिगुल अपने ही घर से बजाया था। जब नारी मुक्ति को जो उन्होंने संघर्ष किया उसमें, तो अपने ही घर से शुरू किया था। उनकी खुद की पत्नी वहीं से बिगुल बजाया, जो आज सारी नारियों को जो उनका अधिकार मिला है, उन्हीं की वजह से, ठीक है? वही पुरुष की तरह स्त्री शिक्षा प्रबल पक्षधर थे, ठीक है? तो आप लोग समझ गए। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने पुणे के बुधवार पेट शहर में बालिका विद्यालय की स्थापना भी कर दी। और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने अपने गाँव के पुणे के पेट शहर में बुधवार के दिन था, और उसी दिन के समय एक बालिका नामक जो विद्यालय है उसकी स्थापना कर दी, जहाँ पे लड़कियाँ पढ़ने जाती आती थी, ठीक है? और जहाँ दलित व शोषित वर्ग की बालिकाएँ शिक्षा ग्रहण करती थीं। उस समय जितने भी दलित बालिकाएँ थीं, जो लड़कियाँ थीं, महिलाएँ थीं, उनको शिक्षा का बिल्कुल भी अधिकार नहीं। तो उस समय उन्होंने एक विद्यालय खोला और उस विद्यालय में ये लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती थीं। इस कार्य में सहायता के लिए फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले का शिक्षा दिया, ठीक है? और इस कह सकते हैं कि इसी स्कूल में उन्होंने अपनी पत्नी को टीचर बनाया, ठीक है? शिक्षक बनाया और शिक्षक बनाकर वहाँ पे भेजा। पहली शिक्षक उनकी पत्नी थी, और कह सकते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार पाने वाली पहली महिला कौन थी? सावित्रीबाई थी, उनकी पत्नी, ठीक है? और इस कार्य में सहायता के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को भेजा, बिल्कुल सही है। जब तक सावित्रीबाई फुले शिक्षित हो गई, तो उन्होंने इस विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षित कराने का कार्य सँभाला। जी, हम पहले ही बता चुके हैं कि जब वो शिक्षित हो जाती है, तो शिक्षा का कार्य सँभालने के लिए उसी विद्यालय में उनको भेज देते हैं, ठीक है? तत्कालीन भारतीय समाज में सती प्रथा और पुनः विवाह, ठीक है? और स्त्री मंडल जैसी धर्म से ओत-प्रोत भावनाओं का इन्होंने जोरदार विरोध किया, ठीक है? बिल्कुल करना ही चाहिए। और इनका तर्क था कि पत्नी के मरने के बाद जब पति दूसरा विवाह कर सकता है, तो पत्नी क्यों नहीं कर सकती? दोस्तों, एक उनका सवाल था और मानना भी था कि जब किसी की पत्नी मर जाती है, तो पति दूसरा विवाह कर लेता है, ठीक है? तो अगर पत्नी की पति मर जाता है, तो पत्नी क्यों नहीं कर सकती? इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसी वजह को लेकर फुले ने इस प्रथा को तोड़ते हुए सर्वप्रथम एक विधवा ब्राह्मणी का पुनः विवाह करवाया था, ठीक है?
ब्राह्मणी जो महिला थी उनका विवाह कराया था, पुनः विवाह दूसरा विवाह कराया था और इस प्रथा को उन्होंने तोड़ डाली। इस प्रकार फूले नारी जाति के प्रथम उद्धारक बने। ठीक है। फूले की प्रशंसा करते हुए बदौड़ा के महाराजा जो सयाजीराव गायक गायकवाड़ ने कहा था कि महामानव ज्योतिबा फूले भारत के वाशिंगटन हैं। जो भारत के वाशिंगटन हैं वो भारत के हैं। ठीक है। जो स्त्रियों की हक के लिए उन्होंने लड़ा, जिन्होंने जिन्होंने शूद्रों को खोजकर उनकी गुलामी का रहस्य जान और जीवन भर अनेक हक दिलाए हैं। ठीक है। तो उनकी बहुत सारी बुक लिखी गए हैं जो शूद्रों के बारे में, शूद्र को जो इतिहास क्या है, उन्होंने कितने समस्याएं झेली है, तो उनके बारे में सब कुछ खोज कर लिखा है। आगे कहते हैं कि उनके लिए लड़ते रहे। इनके जीवन संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता दोस्तों। इनकी सामाजिक क्रांति से जो समूचा मानव समाज है प्रेरणा से ग्रहण करता रहेगा। ठीक है। अब नारी की महत्ता क्या है दोस्तों, समझ लेते हैं नारी की महत्ता। ठीक है। कहते हैं कि नारी की महत्ता को स्पष्ट करते हुए महात्मा फुले ने कहा है कि नारी किसी भी पुरुष से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। बिल्कुल सही है। अगर हम नारी की शिक्षा देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, हर एक क्षेत्र में उनको आगे रखते हैं, तो कई 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 से कई अधिक पुरुष से आगे निकल जाएगी। ठीक है। पुरुष से बहुत श्रेष्ठ होती है। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को उनको ट्रेन करें किसी भी चीज़ के लिए, तो पुरुष से भी अधिक निकल सकती है। आप सभी आज के जनरेशन में देख रहे होंगे। तो कहते हैं आगे, क्योंकि वह 9 मास तक बिना किसी गीले शिकवे के बच्चे को गर्भ में पालती है और उसका भारण-पोषण करती है, भार-वाहन करती है, वही सब पालन करती है। जो पंगु व विवश बच्चों को वही सहारा होती है। आगे कहते हैं कि वही उसे बोलना, चलना सिखाती है। भले ही मनुष्य तमाम ऋणों से मुक्त हो जाए, लेकिन वह माता के ऋण से उऋण कभी नहीं हो सकता। जो माँ एक माँ होती है, स्त्री होती है, स्त्री जब माँ बनती है, तो एक बच्चे को पैदा करने के लिए कितना सहन कष्ट करती है, कितना कष्ट सहन करती है। और सहन करने के बाद भी अगर कोई कहता है कि हम ऋण मुक्त हो जाएँ, अगर कोई कहता है कि माँ का दूध का कर्ज चुका ले, तो इस जन्म तो नहीं, 100 जन्मों में भी नहीं चुकाएगा। ठीक है? तो इस बात को संकेत किया जा रहा है। आगे कहते हैं, ब्राह्मणों के प्रति फूले क्या उनका विचार है। ठीक है? चलिए जान लेते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मणों की धर्म संबंधित जो पुस्तकें के बारे में फुले ने लिखा है कि मैं ब्राह्मणों की उन सभी धर्म पुस्तकों को आज से ही खारिज करता हूँ, जो हमें दास बनाकर जो तोड़ देती है। उन्हें मैं पुस्तकों को महत्व देता हूँ जो मानव मात्र को एकात्मकता के सिद्धांत से परिचित कराती है। मैं ब्राह्मणों के सभी पुस्तकों को, धर्म के पुस्तकों को सभी तोड़ता हूँ, आज खारिज करता हूँ, जो हमें दास बनाती है, नौकर बनाती है और गुलाम रखती है। मैं उसको महत्व दूँगा जो एक मानव मात्र एकात्मकता के सिद्धांत को परिचित कराता है। मैं उसको ज़्यादा सपोर्ट करूँगा जो हमारी समाज और मानवता को आगे बढ़ाता हो। ठीक है? और आगे कहते हैं कि निरक्षरता से विपदा। ठीक है? महात्मा ज्योतिबा फुले का मानना था कि जितनी भी विपदाएँ आती हैं, उनका मूल्य कारण निरक्षरता होता है। जितना भी कठिनाइयाँ आती है, उसका मूल कारण होता है निरक्षरता। ठीक है? हमारी इच्छाएँ होती हैं। ठीक है? अपनी पुस्तक जो कल्टीवेटर्स जो हिफकडी की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि निर निरक्षरता से बुद्धि का क्षय होता है। बुद्धि के क्षय से नैतिक पतन होता है और नैतिक पतन से प्रगति बाधित होती है और प्रगति बाधित से होने से संपदा नष्ट हो जाती है। संपदा नष्ट होने से ही शूद्र नष्ट हो जाता है। मतलब कहते हैं कि अपनी पुस्तक उन्होंने लिखा है इस पुस्तक में कि कहते हैं कि नि नि जो निर निरक्षरता है, बुद्धि का ब क्षय होता है। निरक्षरता से बुद्धि को थोड़ा नष्ट होता है, भय लगता है और जब बुद्धि भय होता है, तो नैतिकता पतन होता है। नैतिक जो अपने अंदर की शक्ति है, उसका धीरे-धीरे खात्मा होने लगती है। नैतिकता जब पतन होता है, तो प्रगति का बाधित होती है। जो हम आगे बढ़ते हैं समाज में, तो उस वजह से हम रुक जाते हैं। गरीब भिखारी होने लगते हैं। जब गरीब भिखारी हो जाते हैं, तो उस कारण जो संपदा जो है, हमारी बुद्धि, खाने-पीने का, रहने-सहने का, नष्ट होने लगता है। जब वह नष्ट हो जाएगा पूरी तरह से, तो संपदा नष्ट होने के बाद शूद्र भी नष्ट हो जाएँगे। इस तरह से करके जो एक-एक मानव है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएँगे। जब उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो नष्ट हो जाएँगे। ठीक है? अब चलिए एक ज्योतिबा फुले जी का एक क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कविताएँ लिखे गए हैं, तो थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है? चलिए सुनिएगा ज़रा ध्यान से। कहते हैं, खाने को स्वादिष्ट भोजन, नरम बिछौना ब्राह्मणों को चाहिए। बड़े-बड़े ओहदे पाकर शूद्रों को सताना चाहिए। ब्राह्मण की नज़र ब्राह्मण पंडित पर होनी चाहिए। शूद्रदि को शिक्षा ना देकर अज्ञानी रखना चाहिए। नाम देश का बताकर स्वयं पार्लियामेंट्री होना चाहिए। शूद्रदि को शूद्र में लड़ाकर मरना चाहिए। जो भूदेवों के मन में लालच पालकी में बैठना चाहिए।
जीवित मुर्दे पड़े हैं शूद्रों को कूली बनाना चाहिए, ठीक है? तो कूली होना चाहिए, बनाना चाहिए। तो कुछ इस तरह का जो महात्मा फुले जी का कविताएँ हैं, जो अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने ब्राह्मणों के जितने भी कला उन्होंने जो दृश्य बना रखे थे, उसको उजागर किया है। कुछ यहाँ पे बाकी रह गया है, सुनिएगा इसको भी कि ब्राह्मणों के बच्चे शिक्षा पाते, खुशामद करते अंग्रेज़ों की, गोरों की मेहरबानी से कर्मचारी बनते, शूद्रों को सताने बुरी तरह। तर्क धर्म मूढ़ और शूद्रों को पढ़ाते, मत्सर करते अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों को तुम पहले करो जागृत, फंड की झंझट ज्योति कहे। नौजवान शूद्रों को शिक्षा पाना चाहिए, मानव को बढ़ना चाहिए एक साथ। जाति भेदभाव सारा मूल से त्यागना चाहिए और आर्यों को शर्मिंदा करना चाहिए। सत्कर्मों से शूद्रों के श्रम का लोकन फंड और खाते आर्य की होनी चाहिए। धूर्त जो यहाँ पे धूर्त ज्योति मतलब इनका मतलब है कि ब्राह्मणों के बच्चे शिक्षा पाकर विदेशों में जाकर नौकरी करते हैं और जो यहाँ पे गोरे लोग हैं अंग्रेजों उनकी मेहरबानी से वहाँ पे कर्मचारी बनते हैं और शूद्रों को सताते हैं। ठीक, अंग्रेज़ों को तुम पहले वहाँ पे जागृत करो और फंड की झंझट ज्योति का है। जितना भी उनकी काले कर्म हैं, उनके बारे में ज्योति जी बता रहे हैं। नौजवान शूद्रों को शिक्षा पाना चाहिए। हम जो नौजवान जो शूद्र हैं, हम लोग एससी, एसटी, ओबीसी वाले, हम लोगों को शिक्षा पानी चाहिए दोस्तों, ठीक है? ये बताते हैं बात। मानव को पढ़ना चाहिए एक साथ और जाति भेदभाव सारा मूल से त्यागना चाहिए। सभी मानव एक साथ पढ़े, ठीक है? आर्यों को शर्मिंदा करना चाहिए। जो आर्य समाज थे, पंडित पहले का, ठीक है? आज जो आर्य समाज था, वही आज कई जगहों पे है आर्य समाज। ये आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो इस आर्य समाज को खत्म करना चाहिए, ठीक है? तो आगे कहते हैं, सुनिएगा। और थोड़ा-सा ही है, कविता के माध्यम से महात्मा फुले ने ब्राह्मणों की जो वास्तविकता है दोस्तों, मैं आप सभी को बताया कि उनको भी उजागर किया है, ठीक है? कविता के माध्यम से। और आप सभी को इतना साफ-साफ मैं बता दिया कि कितना उन्होंने अपने जीवन में संकट झेले हैं, जो उन्होंने अपनी कविता और एक कहानी के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो अज्ञानी शूद्रों को अहंकार से सताना, पूरी तरह डरना अंग्रेज़ों से, पंडिताई का नशा अछूतों को दिखाना, यौनों का खड़ना गीदड़ों की तरह। मतलब इसका मतलब है, अज्ञानी शूद्र जो है अहंकार से सताते हैं। अज्ञानी जो शूद्रों को अहंकार से सताना, शूद्रों को कष्ट देना, पूरी तरह डराना अंग्रेज़ों से और डराना कि अंग्रेज़ों से कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, कि तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें ऐसा खाने के लिए नहीं मिलेगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अंग्रेज़ों की बदौलत वह जो जो पंडित थे वो जीवित रहते थे और अंग्रेज़ों की वजह से जो शूद्रों को सताते थे। पंडिताई का नशा अछूतों को दिखाना, जो पंडिताई जो है, तो पंडिताई का नशा अछूतों को दिखाना, पंडिताई का नशा मतलब अश्लीलता। यौनों का खाना गिद्धड़ों की तरह, मतलब किसी का बलात्कार करना और उनका शोषण करना, यह गिद्धड़ों की तरह उस समय होता था। जब अगर कोई पंडित अछूत की किसी लड़की या बेटी को शोषण करता था, तो उस समय कोई छुआ-छूत नहीं था, ठीक है? छुआ-छूत कब होता था? जब वो उसके कोई परिवार के पंडित के सामने आता, ठीक है? या उसके परछाई के पीछे लग जाता, उसका परछाई छू जाती थी, उसका पैर वहाँ पे पड़ जाता था या फिर उनकी कोई भी एक सुराग मिल जाती थी, तो उस समय छुआ-छूत होते थे। लेकिन शोषण करते समय छुआ-छूत नहीं देखते थे। तो यह थी कुछ जो काले सच जो पंडितों का और उन्होंने ज्योतिबा फुले ने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है? या जो उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में, तो आप सभी अगर उस समय रहते तो आप लोग क्या करते? ज़रा कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच वीडियो फॉर वॉचिंग।